पता है, ठीक है। बट वो चीज यहाँ इन सब क्वेश्चन में पता चल जाता है कि क्या होता है कि अभी आप 30-40 सेकंड से कोई इस इजी क्वेश्चन को आंसर नहीं कर पाया, लेकिन अचानक 1 मिनट होने के साथ साथ 8 से 9 लोगों ने इसको मार्क किया, which clearly shows that out of those 8 to 9 people at least 5-6 लोगों ने या तो कुछ ना कुछ हेल्प लिया होगा। अभी जो ऑफलाइन होगा उसमें मैं क्वेश्चंस पूछूंगा, मुझे क्लियरली दिख जाएगा किस स्टूडेंट को आता है किसको नहीं आता। बट आप लोगों को ये समझना चाहिए कि अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट इंटरनेट का हेल्प ले रहा है क्वेश्चन के आंसर्स करने के लिए, तो बेटा बोर्ड में आप इंटरनेट नहीं चला पाओगे, या यहाँ ही जो ऑफलाइन क्लासेस होंगे, ऑफलाइन टेस्ट होंगे, उसमें आप नहीं चला पाओगे, फिर क्या करोगे? तो आदत छोड़ दो उसकी, ठीक है। रहा बात इस क्वेश्चन का, तो इतना इजी क्वेश्चन था ये। यहाँ पे ट्रायंगल बनाना था आपको, और इस ट्रायंगल को बनाने के बाद कोई भी एक एंगल को थीटा मानना था। तो मानो कि हमने ये वाले एंगल को थीटा लिया, तो उस केस में जो 3/5 दिया हुआ है, परपेंडिकुलर यहाँ 3 हो गया, ये 5 हो गया। फटाफट आप इस हाइपोटेनस को कैलकुलेट करोगे, ये हाइपोटेनस का वैल्यू आ जाएगा 4। हाइपोटेनस का जैसे ही वैल्यू आ गया 4, cos theta will be equal to BC upon AC. BC upon AC will give you 4/5, which is option C, ठीक है। पोल में अगर आप रिजल्ट्स को चेक करोगे तो 11 लोगों ने वोट किया था, उन 11 में से सिर्फ 3 लोगों का आंसर सही है, बाकी 8 लोगों का आंसर गलत है, विच इज एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटिंग, बिकॉज ये ट्रिगोनोमेट्री का सबसे आसान क्वेश्चन है, इससे मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। इससे मुश्किल क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में पड़े हुए हैं, ठीक है। एनीवेज, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आप लोग चैट में दो मेरे को, हरी अप, आई एम गिविंग यू ओनली 30 सेकेंड्स। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर चैट में चाहिए मेरे को। ऑब्वियसली अभी तक इंटरनेट पे जिसको सर्च करना था उसको बहुत टाइम मिल गया इंटरनेट से चीटिंग करने के लिए। एनीवे, आई एम गिविंग 30 सेकेंड्स, जो होता है करो, नहीं होता है नो प्रॉब्लम, बट डू रिस्पॉन्ड। आई वॉन्ट एवरीवन टू रिस्पॉन्ड, आता है तो भी, नहीं आता है तो भी। 16 के 16 लोग हैं जिनका रिस्पॉन्स नहीं आएगा भाई साहब, मैंने यहां से निकालना है और फिर अमन को बोलना है कॉल करने के लिए आपके घर पे। अभी तक 2 लोगों का रिस्पॉन्स आया है बस। एक मिनट निकल गया गाइस। अभी तक अंशु, पूजा, विकास, पीयूष, प्रियंका, श्रुति, शुभम, राघवेंद्र, विश्वास, इन लोगों का रिस्पॉन्स आया है। व्हाट अबाउट द अदर पीपल? इन्होंने इन 9 लोगों में से वो लोग भी है जिन्होंने बोला उनको नहीं आता, बाकी लोग के पास वो भी फुर्सत नहीं है क्या? आयशा, ये भी बोलने की आपके पास फुर्सत नहीं है कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ? So, according to the question, we have a right angle triangle in which there is a base of length 12 centimeter. Base of length 12 सेंटीमीटर। तो ये अपना मान लो कि ये बेस था, तो ये 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। और हमारा एक एंगल दिया हुआ है 60 डिग्रीज का, तो ये एंगल हो गया 60 डिग्रीज, बिकॉज एंगल बिटवीन द बेस एंड द हाइपोटेन्यूज की बात हो रही है। तो क्वेश्चन ने पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज, फाइंड द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज, लेट्स से इट इज h, ठीक है।
तो आप बताओ कि इस एंगल को कैसे यूज करके आप h निकालोगे, कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो लगाओगे जिसमें कि h आता है और बेस आता है? cos 60 का लगा के कॉस लगा सकते हो या फिर सेक भी लगा सकते हो, राइट? तो चलो cos 60। अब cos 60 डिग्री, ये 60 डिग्री के लिए बेस हो जाएगा हमारा 12 और हमारा हाइपोटेन्यूज है जिसको हमने h माना हुआ है। तो cos 60 का वैल्यू कितना हो गया? 1/2। cos 60 का वैल्यू 1/2 हो गया। 1/2 इज इक्वल टू 12/h और यहां से h का वैल्यू आ गया 24। यहां से h का वैल्यू आ गया 24, ठीक है? तो ये मेरा 24 हो गया। क्लियर? सिंपल। अब आपको सिर्फ क्या सोचना था कि मेरे पास बेस दिया हुआ है, मेरे पास एक एंगल दिया हुआ है और अब मेरे को उसके हेल्प से हाइपोटेन्यूज की लेंथ निकालनी है। तो कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो लगाना था, यही आपको सोचना था बस, ठीक है? चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करो और फटाफट मुझे चैट में आंसर बताओ। आई एम गोइंग टू गिव यू एग्जैक्टली 1 मिनट। और जिसने भी ट्रिगोनोमेट्री सॉल्व किया ना, वो इस क्वेश्चन को 30 सेकेंड्स के अंदर विदाउट पेन एंड पेपर करके दिखा सकता है। वो मैं बता भी दूंगा कैसे। 30 seconds only. Hurry up. There are 18 students right now. 17 students, sorry. इन 17 में से जिनका भी रिस्पॉन्स नहीं आता है तो मैसेज करो कि नहीं आ रहा। नहीं आता है तो मैसेज करो कि नहीं आ रहा। बट आई नीड 17 responses, else जो भी नहीं होगा आई विल सिंपली किक दैट पर्सन आउट ऑफ द क्लास। आई डोंट वांट एनीवन जो कि चुपचाप मूवी देख रहा है। तो अभी तक मेरे पास रिस्पॉन्स है 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लोगों का। 13 रिस्पॉन्सेज हो गए हैं। अभी भी 4 बचे हुए हैं। आयशा क्विकली रिस्पॉन्ड। आयशा परवीन, हाँ नहीं हुआ तो बताओ। बाकी अंशु, श्रुति, प्रियंका, श्रेया राज, अंश, शुभम, पीयूष, राघवेंद्र, विश्वास, अज्ञा, वेरी गुड गाइज, योर आंसर इज करेक्ट। ओके, योर आंसर इज करेक्ट। युविका सही है, विशाल सही है, शिक्षा सही है, निखिल गलत। चलिए देखते हैं क्या है लॉजिक यार। साइन अल्फा इज इक्वल टू हाफ। अब आपको आप ही बताओ कि ऐसा कौन सा वैल्यू होता है जहां पे साइन की वैल्यू 1/2 होती है? sin 30। साइन 30 ना। तो जब साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/2 दिया हुआ है तो यहां से हमको सिंपली क्या पिक करना है? अल्फा कितना होगा उस केस में? 30 डिग्री होगा। ठीक उसी तरीके से कॉस अल्फा, कॉस क्या है? कॉस बीटा। कॉस बीटा की वैल्यू 1/2 दी हुई है। अब ऐसा कौन सा एंगल है जिसका कॉस निकालोगे तो 1/2 आएगा? कौन सा एंगल होता है जिसका कॉस निकालने पे 1/2 आता है? 60 डिग्री। 60। तो वहां से अल्फा 30 आ गया, यहाँ से बीटा 60 आ गया। हमको क्वेश्चन ने पूछा अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा हमारा 30 प्लस 60 हो गया 90 डिग्री। बस खत्म, ठीक है? हाँ श्रुति, आपका वॉइस क्लियर नहीं है, इंटरनेट वीक है क्या? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर मार्क कीजिए। ध्यान रखो निखिल। हरी अप, सबका रिस्पॉन्स आना चाहिए।
प्रियंका गलत है, अज्ञा गलत है, विशाल गलत है, आयशा गलत है। बाकी अभी तक जितने लोगों ने रिस्पॉन्ड किया सही है आपके आंसर्स। अच्छा सॉरी 1 मिनट, वी हैव कॉट सी ना। यस, हरी अप गाइस, इट्स नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन यार, डोंट एम्बैरेस योरसेल्फ। मुझे क्लियरली अभी पता चलता है ना कौन स्टूडेंट को अभी भी नहीं हो रहा। If I start with the solution, it's not even a 30-second question and you guys are getting more than 1 minute. It simply shows that you guys are not studying. बेटा क्लास 10th में अगर आप परसेंटेज नहीं ला पाए ना तो जिंदगी के किसी एग्जाम में परसेंटेज नहीं ला सकते। इससे आसान एग्जाम नहीं होता है हमारी लाइफ में, पता है आपको? ये आपकी लाइफ का सबसे आसान एग्जाम रहता है। कीप दैट थिंग इन माइंड। यस निखिल, एग्जैक्टली। चलिए, सो वी स्टार्ट विद द डिस्कशन नाउ। क्या दिया हुआ है? एक ट्रायंगल एबीसी, इस ट्रायंगल एबीसी में बी हमको क्लियरली दिख रहा है कि वो 90 डिग्री दिया हुआ है क्वेश्चन में, बी इज 90 डिग्री। इसके अलावा AB का लेंथ है 12, BC का लेंथ है 5 एंड वी नीड टू फाइंड आउट कॉट सी। अब नाउ कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो एंगल सी के लिए बेस एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर है AB एंड बेस है BC। AB अपॉन BC ये हो गया। ओके ओके ओके, नहीं भी होगा। ये तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है ना, बेस अपॉन परपेंडिकुलर यार। तो बेस इज BC एंड परपेंडिकुलर इज AB। ठीक है, तो बेस का वैल्यू 5 दिया हुआ है, परपेंडिकुलर का वैल्यू 12 है, तो 5/12, इसलिए आंसर इज ऑप्शन डी। गाइस जानते हो कि ये सारा यूज होता है अभी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री में, यही सब सोचना है आपको। आप क्वेश्चन पढ़ के डायग्राम बनाओगे ना, उसके बाद यही सोचना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 3 छोड़ दो, 3 वाला लॉजिक यूज नहीं होगा, बट क्वेश्चन नंबर 1 हो गया या 2 हो गया या 4 हो गया, जो आप यहाँ सॉल्व कर रहे हो ना, सेम चीज एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री में होता है। वहां पे बस आपको एक सिचुएशन दे देता है, उस सिचुएशन को पढ़कर उसके अकॉर्डिंग डायग्राम बनाना होता है, बस वही बात है वहां पे। उसके अलावा पूरा ट्रिगोनोमेट्री यूज होता है। ठीक है, राघवेंद्र जो सेकेंड वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ये फोर्थ का सॉल्यूशन हो गया गाइस, मैं सेकेंड वाला कर रहा हूं। तो सेकेंड वाले में राघवेंद्र इट्स गिवन दैट the base is 12 and the angle between the base and hypotenuse is 60। अब बेस कौन सा लेना ये नहीं बोला है, तो मान लो कि हम BC को ही बेस ले रहे हैं, मान लो कि BC को ही बेस लेना है, तो अगर ये हमारा बेस हमने कंसीडर कर लिया, तो इस बेस की वैल्यू दी हुई है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी वैल्यू दी हुई है 12 सेंटीमीटर और हमारे पास एंगल बिटवीन द बेस एंड हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है 60 डिग्री। तो ये एंगल दे दिया है, ये बेस दे दिया है, पूछा हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो अब बताओ कि बेस और हाइपोटेन्यूज का कौन सा रिलेशन होता है? कॉस का रिलेशन होता है, एंगल है 60 डिग्री का, तो आपको क्या करना चाहिए था? कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, पुट करो वैल्यू, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इज इट ओके नाउ राघवेंद्र? ओके, so next question, you are going to get 30 seconds, okay? Hurry up, 30 seconds बस, जल्दी करो। पच्चीस सेकंड बचे हैं। गाइस 1 मिनट हो गया।
Shruti, read the question, draw the diagram. That's all. Read the question, draw the diagram. ऑप्शंस देख के यही लग रहा है कि एंगल ए एंगल बी इन सब के बारे में बात हो रही है, तो सारी वैल्यूज को निकालने के बारे में सोचो ना, सारी वैल्यूज को निकालने के बारे में सोचो। जैसे कि आपने सबसे पहले क्वेश्चन पर राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है, राइट एंगल एट बी, तो आप सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे हम, राइट? अब ये हमारा बी हो जाएगा, ये ABC है। अच्छा देखो, cot C का वैल्यू 1/√2 दिया हुआ है, cos C का वैल्यू। अब अगर cos का वैल्यू 1/√2 दिया है तो क्या हम एंगल बता सकते हैं? cos 45। एग्जैक्टली, cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, इसका मतलब C का वैल्यू कितना होगा? 45 डिग्री होगा। अब अगर C 45 डिग्री निकलकर आ गया गाइस, C 45 डिग्री निकलकर आ गया, B ऑलरेडी 90 है, तो फिर बताओ A कितना होगा? 45। ये भी 45 ही होगा, राइट? अब लुक एट द ऑप्शंस, ऑप्शन ए कह रहा है, ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन बी कह रहा है एंगल बी प्लस एंगल सी 90 डिग्री, गलत। ऑप्शन सी कह रहा है एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए, सही है। ऑप्शन डी कह रहा है एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, एक 45 है दूसरा 90 है, गलत। तो हमारा आंसर ऑप्शन सी हो गया, हमारा एंगल। सर अगर इसी को थोड़ा सा और डिफाइन करें तो सर ऑप्शन ए भी सही हो सकता है। कैसे? नो सर, नो सर, मैं इक्वल रहता तो सही हो जाता, ग्रेटर देन इक्वल होता तो अलग तब कह सकते थे, ठीक है? ग्रेटर देन इक्वल होता तब कह सकते थे, सिर्फ ग्रेटर है तो नहीं होगा। तो आई होप इट इज क्लियर गाइस। देखो ये बस शो करता है कि आप लोग अभी उस लेवल से पढ़ाई नहीं कर रहे हो यार, ठीक है? थोड़ा सा सीरियस हो जाओ। आई मीन ट्रिगोनोमेट्री खत्म की हम लोग। इनफैक्ट कल ऐसा नहीं था कि कल मैं खुद से क्वेश्चंस करा रहा था, जो होमवर्क दिया था उसमें आपके डाउट्स लिए थे, घर पर आपको खत्म करना चाहिए था वो टॉपिक। क्या यहाँ पे हमने एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री लगाया है? नहीं। क्या यहाँ पे वो 8.4 के जो मुश्किल क्वेश्चन थे वो आए हैं? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन 1 मिनट से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है? तो दीज ऑल शोज कि आप लोग अभी अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो। प्लीज कीप दैट इन माइंड। इट्स नॉट फॉर एवरीवन, बट डेफिनेटली we are faculties, we know exactly how many students are serious and how many are not। एंड रही बात ऑनलाइन की, तो उसका फायदा भी उठा ही रहे लोग। टेस्ट वगैरह में डर के मारे कि पेरेंट्स पे बात जाएगी तो चीटिंग कर रहे हैं। आप चेक कर लेना, ये अभी जिस तरीके से लोगों के मार्क्स आ रहे हैं, अगला टेस्ट छठ पूजा के बाद टेस्ट रख रहे हैं हम लोग ऑफलाइन, सबको आना पड़ेगा। अब वो टेस्ट जब ऑफलाइन होगा तो देखना नंबर कैसे गिरते हैं। अभी तो लोग 80%। हाँ सर चैप्टर चैप्टर्स अभी थोड़े ही बताएंगे, साइंस का टेस्ट होगा, ठीक है? और छठ पूजा के बाद इनफैक्ट वी आर प्लानिंग कि हम आपकी क्लासेस भी बहुत ज्यादा ऑफलाइन कर देंगे, बिकॉज ओनली देन यू गाइज आर गोइंग टू गेट सीरियस। You guys will get a proper information on this in a few days, ठीक है? Like most probably ये समझ के रखो कि छठ पूजा के बाद we are planning it for class 10th and 12th we are going to go completely offline, but anyways एक बार हम लोग कंफर्म करके मैं ही बताऊंगा, मैं और सौरभ बात करके कंफर्म करके बताएंगे, ठीक है? हम उनको बता देंगे, वो आपको पास ऑन कर देगा या फिर हम खुद बता देंगे। So let's start with the class then। क्लास शुरू तो हो चुकी है, टॉपिक शुरू करना है चैप्टर नंबर 9। और थोड़ा सा अपना मैथ की क्लासेस बढ़ाएंगे यार, आप लोगों को इतना मौका दे रहा हूँ डाउट्स वगैरह पूछने के लिए, होमवर्क के बाद इतना टाइम देते हैं, बट उसके कारण सिलेबस पीछे हो रहा है, तो थोड़ा नंबर ऑफ क्लासेस पर वीक बढ़ाया जाएगा। चैप्टर नंबर 9, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ओके, नाउ एक दो चीजें यहाँ पे ध्यान में रखो गाइस। 4 मार्क क्वेश्चन एक डेफिनेटली आएगा, 4 मार्क क्वेश्चन एक
1 4 मार्क क्वेश्चन डेफिनेटली आने वाला है बोर्ड्स में इससे, ठीक है। ओके, एंड नाउ this entire chapter is based on 3 terms. This entire chapter is based on 3 terms only. First one is line of sight. Next is angle of elevation. Angle of elevation. And the last one is angle of depression. ठीक है, तो बस आपको ना ये 2-3 चीजें ही समझनी है, और इस चैप्टर में कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई नया फॉर्मूलाज नहीं है, ठीक है। तो शुरू करते हैं गाइस लाइन ऑफ साइट से। तो पहले ट्राई टू अंडरस्टैंड द लॉजिक। हाँ, लाइन ऑफ साइट क्या होता है? मान लो कि आप अभी खड़े हो और आप किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को देख रहे हो। आप खड़े हो कहीं पे और मान लो एक सुंदर से पर्सन को देख रहे हो, तो उस केस में आपकी आंखों से उस इंसान की आंखों तक का जो स्ट्रेट लाइन होगा ना, दैट लाइन इज कॉल्ड एज द लाइन ऑफ साइट। ओके, मान लो ये आप हो और यहाँ पे कोई दूसरा एक ऑब्जेक्ट खड़ा है, ठीक है। तो आपने यहां से जब देखना शुरू किया, तो इन दैट केस line of sight is nothing but a straight line connecting you and the object or the other person. Okay, line of sight is nothing but a straight line connecting you and your object or the other person to whom you are looking. ठीक है, तो ये इस तरीके से जो भी रहेगा, ठीक है, इसी को कहते हैं लाइन ऑफ साइट, और कुछ नहीं है, बस खत्म। और कुछ डेफिनेशन वगैरह की जरूरत नहीं है, बस मीनिंग समझ जाओ। स्ट्रेट लाइन को ही बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। हाँ, स्ट्रेट लाइन को ही बोलते हैं। ऐसा नहीं कि गली गली में घूम घूम के हम वो इमेजिन कर रहे हैं और वो बात बताए, ठीक है, एकदम स्ट्रेट लाइन। इट्स लाइक डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। दूसरा ये सोच सकते हो डिस्प्लेसमेंट, जैसे अभी आपको यहाँ से सेंटर आना है, मतलब अपने घर से सेंटर आना है, तो स्ट्रेट लाइन सोच रहे हो आप कि मान लो आपके अंदर बहुत ताकत आ गई, आप सीधा आ रहे हो सब कुछ तोड़ ओड़ के बीच में, तो दैट स्ट्रेट लाइन इज नथिंग बट द लाइन ऑफ साइट। ओके, क्लियर है ना? बस वो आइडिया रखो, और कुछ नहीं चाहिए। क्वेश्चन में नहीं पूछता वो लाइन ऑफ साइट, वो डायग्राम बनाने के टाइम पे आपको जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। अब ये पार्ट ही बहुत इंपॉर्टेंट है, एंगल ऑफ एलिवेशन। अच्छा, एलिवेशन वर्ड सबसे पहले जब आपको वर्ड दिखा, तो देन यू शुड रिलेट इट विथ एलिवेटर्स। मॉल्स वगैरह में, एयरपोर्ट्स वगैरह में एलिवेटर्स रहते हैं, राइट, एंड वी यूज इट टू क्लाइंब टू द नेक्स्ट लेवल, राइट। अगले फ्लोर पे जाने के लिए एलिवेटर्स यूज करते हैं। तो यहाँ पे भी जब एंगल ऑफ एलिवेशन की बात होती है, तो कुछ ऐसा रहता है कि the object is at a higher level, the object is at a higher level to the person watching it। मान लो आप किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे थे, और अब वो जो ऑब्जेक्ट है ना, वो आपसे हायर लेवल कह रहा हूं तो मतलब इसको ऑल्टीट्यूड लिख लेते हैं, ज्यादा एक्यूरेट वर्ड रहेगा, एट अ हायर ऑल्टीट्यूड, ठीक है। मान लो जैसे कि अभी आप नीचे खड़े थे, अवंती का ऑफिस है 4th फ्लोर पे, तो उस केस में क्या है, तो नाउ you are actually at the ground floor
एंड अवंतीज ऑफिस इज इन द 4th फ्लोर। इस केस में अगर हम लाइन ऑफ साइट की बात करें तो लाइन ऑफ साइट जो होगा वो ऊपर की तरफ जा रहा होगा, ठीक है, लाइन ऑफ साइट ऊपर की तरफ जा रहा होगा। तो ये तो फिलहाल हमारा लाइन ऑफ साइट हो गया। अब यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है ये ध्यान से थोड़ा समझिएगा। हाँ, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। अब मान लेते हैं कि आपकी हाइट को ना, मान लेते हैं कि हम ग्राउंड से पॉइंट ले रहे हैं, ग्राउंड से हम पॉइंट ले रहे हैं, तो ग्राउंड से पॉइंट लेकर अवंती के ऑफिस तक का जो ये लाइन ऑफ साइट बनाया गया, तो उस केस में ये क्या होगा, ये जो ब्लू कलर से लाइन ड्रॉ किया ये क्या है, दिस इज आवर ग्राउंड, ठीक है, दिस इज आवर ग्राउंड। इसको हॉरिजॉन्टल लाइन भी कह सकते हो, कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है वो ग्राउंड के पैरेलल होती है, ठीक है। और ये तो फिर हम ज्वाइन कर सकते हैं ना, हम अगर चाहे तो यहाँ पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं इस पॉइंट से लेकर ग्राउंड के ऊपर, इस पॉइंट से लेके ग्राउंड के ऊपर हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो अब अगर मैं इस लाइन की बात करूं, so this is a vertical line, this is a vertical line joining the object and the horizontal line, ठीक है। तो कहने के लिए मैंने क्या बनाया, एक्चुअली में मैंने एक ट्रायंगल बना दिया, है कि नहीं, मैंने एक ट्रायंगल बना दिया। तो यही ट्रायंगल आपको बनाना आना चाहिए क्वेश्चन पढ़कर। सबसे पहले अगेन वापस आते हैं, ग्राउंड के ऊपर से एक पॉइंट लिया, उस पॉइंट को मान लो कि आप ग्राउंड पे अपना आंख निकाल कर रख दिए थे और वहां से आप अवंती के ऑफिस को देख रहे हो, ठीक है। तो दैट लाइन ऑफ साइट टेक इट इनटू कंसिडरेशन। नाउ उसके बाद अवंती के ऑफिस से हमने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉप किया, वर्टिकल लाइन, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप किया, कहां पे, उस ऑब्जेक्ट से लेकर ग्राउंड तक। तो ये हमारा जो रेड कलर से लिखा हुआ है ये मेरा वो परपेंडिकुलर वाला लाइन हो गया। और फिर इस परपेंडिकुलर वाला लाइन जो ड्रॉप किया ना ग्राउंड पे, उस पॉइंट से लेके जो ऑब्जर्वर था, उस पॉइंट से लेकर ऑब्जर्वर जो कि आप थे, इस बीच का लाइन को हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है ना। आपसे ऑब्जर्वर से लेकर उस परपेंडिकुलर लाइन जो कि ग्राउंड को जहां पे टच की थी वो हमने यहाँ पे ज्वाइन कर दी, तो वो यहाँ पे हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, बेसिकली हमारा ग्राउंड हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन इज एक्चुअली दिस इज माय एंगल ऑफ एलिवेशन। तो जब बात करेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन का, तो पहले तो आपको इस सिनेरियो के बारे में सोचना है। इस सिनेरियो के बारे में सोचने के बाद जब आपने डायग्राम बना लिया होगा तब आप बोलोगे कि एंगल ऑफ एलिवेशन इज द एंगल between the horizontal line, it is the angle between the horizontal line and the line of sight, ठीक है, and the line of sight, ठीक है। बोलो क्या ये इतनी चीज समझ में आई आप सबको? यस सर। कोई दिक्कत है किसी को? सर एंगल ऑफ एलिवेशन में, एंगल ऑफ एलिवेशन का सिनेरियो समझ में आया है क्या? आप नीचे खड़े हो और आप ऊपर की तरफ देख रहे हो, तो उसके इसमें एक लाइन ऑफ साइट बनेगा, वो आपकी जो लाइन ऑफ साइट है ना वो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो भी एंगल बनाएगी, आपकी जो लाइन ऑफ साइट है वो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो भी एंगल बनाएगी वही एंगल होता है हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। बस इतना। इज इट क्लियर? देखो मान लो कि आप यहां पे मान लो आप यहां पे खड़े हो और ऊपर यहां पे अवंती के ऑफिस में विराट कोहली आया हुआ था, ठीक है।
तो आप यहाँ से बस मान लो यहाँ से आपने देख रहे हो खड़े होकर इस तरफ, ठीक है। उस केस में ये आपकी जो लाइन ऑफ साइट है वो जो हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगा। तो आपका लाइन ऑफ साइट ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो भी एंगल बनाएगा, दिस इज कॉल्ड एज द एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड एज द एंगल ऑफ एलिवेशन। नाउ इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, सिंपल। अच्छा, बाकी हम ट्रायंगल को कंप्लीट करने के लिए, राइट एंगल ट्रायंगल को कंप्लीट करने के लिए यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन एक ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन एक ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल को कंप्लीट करने के लिए। अब जैसे एंगल ऑफ एलिवेशन था वैसा ही एंगल ऑफ डिप्रेशन है। एंगल ऑफ एलिवेशन में क्या होता था कि हम नीचे से ऊपर देखते हैं, और डिप्रेशन में हम नीचे की तरफ देखते हैं, ठीक है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या होगा, आप ऊपर खड़े रहोगे और नीचे रहेगा विराट कोहली। आप 4th फ्लोर पे हो और वो ग्राउंड फ्लोर पे है, तो अब आप जो ऊपर से उसको हाय बोलोगे, वेव करोगे, तो ये आपकी लाइन ऑफ साइट हो जाएगी। दिस विल बी योर लाइन ऑफ साइट, एंड अब यहाँ पे जो बात करोगे थोड़ा ध्यान से समझना है। अब यहाँ पे आपको बनाना है हॉरिजॉन्टल लाइन, आप ही से। हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे बनाओगे बताइए, हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे बनाओगे? एक्चुअली में अगर देखोगे तो हम ये मान सकते हैं कि हमारा जो विराट कोहली है वो ग्राउंड पे खड़ा था, तो ये फिलहाल अपना हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो आपकी जो लाइन होगी ना, आपकी जो लाइन होगी वो इसके पैरेलल होगी। दिस हॉरिजॉन्टल लाइन जो अभी बनाया है, ये वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, दिस इज पैरेलल टू द ग्राउंड, ठीक है ना। दिस इज पैरेलल टू द ग्राउंड, ओके। ध्यान से समझो, चाहे एंगल ऑफ एलिवेशन की बात करें चाहे एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात करें, दोनों ही एंगल कैसे बनता है, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में बनता है। लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में बनता है। अब यहाँ पे लाइन ऑफ साइट ये ब्लैक कलर से ड्रॉ किया हुआ था, ये हमारा लाइन ऑफ साइट है, ठीक है, और ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। और अब इसके बीच का जो एंगल होगा, ये वाला एंगल, दिस इज कॉल्ड एज अ एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड एज अ एंगल ऑफ डिप्रेशन। बोलो, बात समझ में आई क्या? Have a look. What is the angle of depression? Please keep it very clear in your mind. It is the angle between the line of sight and the horizontal line parallel to the ground. Horizontal line parallel to the ground. What was angle of elevation? Same thing here. Angle of elevation was the angle between the horizontal line and the line of sight. Same चीज था, ठीक है। बस डिफरेंस क्या था, एंगल ऑफ एलिवेशन हम वर्ड यूज करते हैं जब आप नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे होते हैं, एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन हम यूज करते हैं जब हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं, ठीक है ना। बस इतना ही डिफरेंस है और कुछ नहीं है। क्लियर है ये चीज? बोलो, कोई दिक्कत है क्या? नो सर। नो सर। सर। हाँ बोलिए। एंगल ऑफ एलिवेशन में आईज के पास से एंगल बनेगा ना, तो फिर वो ग्राउंड तक का डिस्टेंस भी तो निकालेंगे ना। एंगल ऑफ एलिवेशन में आप कह रहे हो कि आई से वो लाइन ऑफ साइट बनेगा, हाँ ठीक है। तो इसमें फिर ये तो अलग डिस्टेंस होगा ना, ये डिस्टेंस देखो। अब ये कहने के लिए इस एंगल ऑफ, अच्छा गाइस ये बताइए, इस एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए बेस क्या होगा? सर वो वर्टिकल लाइन होगा। बेस एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए जो वर्टिकल लाइन वर्टिकल लाइन है वही होगा सर। परपेंडिकुलर कौन सा होगा फिर? नो सर, ग्राउंड फ्लोर होगा सर, बेस परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल लाइन होगा।
हाँ, परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका वर्टिकल लाइन, और आपका जो ग्राउंड हो गया वो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो बेस की तरह काम करेगा। ठीक है। सिमिलरली इधर की बात करें, अगर यहाँ पे भी अगर हम उस ट्रायंगल को कंप्लीट करें, चलो ये तो थोड़ा सा समझाने के लिए बनाया, अब विल टेक इट वेरी सिंपल। पॉइंट मान लेते हैं, तो ये ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे थे, ठीक है। और अब जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे, मान लो ग्रीन कलर से ड्रॉ कर रहे हैं, तो वो ग्राउंड के पैरेलल होगी, ठीक है। और फिर इसको ट्रायंगल को कंप्लीट करने के लिए यहां से हम लोग इसको ज्वाइन कर देंगे। ठीक है। तो व्हाट इज दिस? दिस इज आवर LOS, लाइन ऑफ साइट। व्हाट इज दिस? दिस इज आवर परपेंडिकुलर और वर्टिकल लाइन। ठीक है। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज माय horizontal line which is parallel to the ground। ठीक है। और ये एंगल फिर क्या नाम देते हैं इसको? एंगल ऑफ एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है। नाउ अगर मैं इसको रब कर दूं और इसी ट्रायंगल में मान लो कि आप यहां पे खड़े थे, अभी तो ये इसलिए चल रहा है ना कि आप यहां थे एंड ऑब्जेक्ट यहां था, आप यहां थे एंड ऑब्जेक्ट यहां था, राइट? इसीलिए ये चीज चली है। अब अगर मैं इस सिनेरियो को रिवर्स कर देता, इस सिनेरियो को रिवर्स कर देता, अब आपको अगर यहां खड़ा कर देता और हमारा विराट कोहली ऑब्जेक्ट हमारा ऊपर आ जाता 4th फ्लोर पे, तो इस सिनेरियो में अगर हम उस ट्रायंगल को कंप्लीट करने के लिए जाते, तो अभी हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन तो हमारा सीधा ग्राउंड होता, यस और नो? यस सर। यस सर। तो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन सीधा ग्राउंड हो जाता। क्या मतलब, ये नहीं बना पा रहा हूं मैं। ठीक है। और हमारा वर्टिकल लाइन जो कि हम ऑब्जेक्ट से लेके ग्राउंड तक बनाने के लिए ड्रॉ करते, वो कुछ इस तरीके का। ठीक है। तो आप ये बताओ कि ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, जो ग्राउंड वाली लाइन थी, वो इसके पैरेलल है कि नहीं? यस सर। वो तो पैरेलल है ना। अच्छा, Yes. इस वाले ट्रायंगल को देखो, इस वाले ट्रायंगल में ये ब्लू कलर वाली लाइन हमारी लाइन ऑफ साइट हो गई, हम नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे। ग्रीन वाली लाइन हमारी ग्राउंड की लाइन हो गई, हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। तो उस केस में ये वाला एंगल क्या होगा? एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन। हो जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है। अच्छा, मैथमेटिक्स ज्योमेट्री पे आ जाते हैं, सिंपल ज्योमेट्री पे। अगर आपको दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करते हैं, तो ये जो दो एंगल बने हैं फिलहाल AOD और AOE, ये किस टाइप के एंगल्स हैं? अल्टरनेट इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो वो उस हिसाब से क्या होने चाहिए? इक्वल होगा। इक्वल होने चाहिए कि नहीं? क्योंकि हमने जो ऊपर वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो ग्राउंड के पैरेलल ही बनाई है, तो नीचे तो ग्राउंड है, ऊपर वाली लाइन इसके पैरेलल है, मतलब ये दोनों ग्रीन कलर वाली लाइन जो है वो एक दूसरे के साथ पैरेलल है। और जो ब्लू कलर वाली लाइन है जो कि लाइन ऑफ साइट थी, वो कहीं ना कहीं अभी हम कह सकते हैं कि ट्रांसवर्सल की तरह काम कर रहा है। तो दो पैरेलल लाइंस को जब एक ट्रांसवर्सल कट करता है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, राइट? तो आप उस केस में क्या कर सकते हो, ये कह सकते हो कि एंगल ऑफ एलिवेशन is equal to the angle of depression। ठीक है। कोई दिक्कत है क्या? क्लियर है ना? कोई दिक्कत किसी को? नो सर। Anyone, please have a look। क्योंकि यहीं पे कॉन्सेप्ट खत्म है और कुछ कॉन्सेप्ट बचा ही नहीं इसमें, यही 3 कॉन्सेप्ट समझना है। अब सीधे क्वेश्चन पे ले जाता हूँ, 1-2 क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा, तब आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा क्वेश्चन में ऐसा अप्रोच रखना होता है। ठीक है। तो नाउ आई एम सिंपली गोइंग टू ओपन द चैप्टर। ये स्टार्टिंग में जो भी राम कहानी होगी वो पढ़ लीजिएगा। I'm directly jumping to the question। अच्छा, in fact let me take the help of an example। अब देखो क्वेश्चन था
a tower stands vertically on the ground. तो ये देखो पीछे ब्लैक कलर से एक्चुअल टावर बना दिया उसने ठीक है, और ये कह रहा है कि इट इज स्टैंडिंग वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, मतलब एक वर्टिकल लाइन है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 meters अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ग्राउंड के ऊपर एक पॉइंट लिया गया है जो पॉइंट टावर के फुट से 15 मीटर दूर है। तो देखिए नीचे आप सी पॉइंट है, वो सी पॉइंट है और बी को टावर का फुट लिया गया है, तो ये इससे 15 मीटर दूर है। तो कह रहा है क्वेश्चन कि इस पॉइंट से जो, अब आगे पढ़ो, इस पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, तो कहां तक जा रहा है, कहां लाइन ऑफ साइट कहां से कहां तक बनाना है आपको, आपको सी पॉइंट से लेकर टावर के एकदम टॉप तक बनाना है। तो टॉप को यहाँ पे इन्होंने माना है ए, और इसको जो ज्वाइन किया ये हमारा लाइन ऑफ साइट हो गया। तो ये लाइन ऑफ साइट हो गया, ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। तो इनके बीच का एंगल क्या हो गया, इनके बीच का एंगल हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन। यस और नो, बताइए। ये जो 60 डिग्री क्वेश्चन ने दिया है, ये 60 डिग्री एक्चुअली में तो यही होगा कि नहीं, ठीक है। तो जब आपने ये डायग्राम समझ लिया, हाँ बोलिए श्रुति। यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन ए और बी होगा ना? एंगल ऑफ एलिवेशन, सबसे पहले तो ए और बी कैसे कह रहे हो आप? एलिवेशन में तो हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं, पहला चीज। यस सर। दूसरा चीज होता है एंगल ऑफ एलिवेशन कहीं ना कहीं ऑब्जर्वर की आंखों से ऑब्जेक्ट की तरफ की लाइन होती है, मतलब वो कहीं ना कहीं आपका हाइपोटेन्यूस वाली लाइन होती है, लाइन ऑफ साइट। तो और एंगल ऑफ एलिवेशन हो चाहे एंगल ऑफ डिप्रेशन हो, एक चीज ध्यान रखना भाई, 1 मिनट, जो सिंपल सी चीज मैं बार बार पॉइंट आउट कर रहा हूं, ये ध्यान में रखो। whether it's angle of elevation or it's angle of depression, चाहे जो दोनों में से कोई भी हो, जब आप ड्रॉ कर रहे होंगे ना, और जब आप सोच रहे होंगे कि भाई साहब मेरे को कौन सा एंगल लगाना है, इट इज द एंगल बिटवीन, सॉरी बीच में रिफ्रेश होता है ना तो राइटिंग रुक जाती है, बिटवीन द लाइन ऑफ साइट एंड between the line of sight and the horizontal line, ठीक है ना। लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच के ही जो एंगल होता है वो एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। एंगल ऑफ एलिवेशन यूज करोगे जब आप नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हो, एंगल ऑफ डिप्रेशन यूज करोगे जब आप ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हो, बस इतना, ठीक है। तो चलिए वापस से एक बार उस क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ तो यहाँ देखो, ये सी पॉइंट से उसने देखना शुरू किया ना, या क्वेश्चन में बता ही दिया कि इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन क्रिएट किया गया है, इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन क्रिएट किया गया है। तो इसीलिए आप सी को कंसीडर करोगे और सी से आप टावर के फुट, टावर का फुट है बी और टावर का टॉप है ए, ठीक है। तो उनको ज्वाइन करके आपने एक प्रॉपर राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। अब आप ही बताइए कि इस राइट एंगल ट्रायंगल में जब हमको एक एंगल पता चल गया और एक साइड का लेंथ पता चल गया, तब तो हम बाकी सारे साइड्स निकाल सकते हैं ना, तब तो हम बाकी सारे साइड्स निकाल सकते हैं। यही तो हमको ट्रिगोनोमेट्री ने सिखाया है। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का फायदा यहीं पे तो आता है ना। जैसे अभी हमारे पास क्या है, बेस गिवन है, बेस हमको गिवन है। मान लो आपने कॉस उठाया, आपने यहाँ पे लिखा cos 60 डिग्री लिखा। अब बताओ तो cos 60 डिग्री क्या होगा? 1/2 cos 60 ट्रायंगल के अकॉर्डिंग क्या होगा? कौन से साइड जाएंगे वहां पे? BC हाइपोटेनियस BC अपॉन AC, ठीक है। अब बताओ इसमें से आपको कौन सा वैल्यू पता है? BC सब BC दिया है 15। हाँ BC दिया है 15, तो अब AC निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? यस सर, निकल जाएगा 30, निकल जाएगा, राइट। अच्छा अभी बताओ, जब आपको AC निकल गया, मान लो आप AC नहीं भी निकला होता,
जैसे हमने कॉस लगाकर हमने हाइपोटेनस निकाल लिया। मान लो कि अगर हमको परपेंडिकुलर निकालना होता, हमारे पास बीसी का लेंथ है, हमारे पास एंगल है और हम परपेंडिकुलर निकालना चाहते हैं, क्या हम निकाल सकते थे? यस सर, 10 से। tan से निकाल सकते थे ना, क्योंकि सर। tan एक रिलेशन है जो कि परपेंडिकुलर और बेस को रिलेट करता है। परपेंडिकुलर पता नहीं था लेकिन बेस पता था, तो उस केस में tan 60 डिग्री हमारा क्या हो जाता? AB अपॉन BC। और ये कोई कह ही रहा था बैकग्राउंड में tan 60 की वैल्यू √3 लगाएंगे, तो उस केस में AB तो पता नहीं है, BC की वैल्यू 15 है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, AB का वैल्यू कितना आ गया? 15√3। ये हमारा आंसर हो गया। बात समझ में आ रही है क्या? यस सर। तो क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन क्या रहेगा, इसी तरीके का सिंपल सा स्टेटमेंट दिया रहेगा, एक सिनेरियो बताएगा वो, उस सिनेरियो को पढ़ना है आपको, पढ़ के समझो, डायग्राम ड्रॉ करो, राइट एंगल ट्रायंगल कहीं ना कहीं बनेगा प्रॉपर एक, उस राइट एंगल ट्रायंगल में वो कम से कम आपको एक एंगल देंगे और एक साइड देंगे, और वो आपको बाकी साइड्स के बारे में पूछेंगे या फिर बाकी एंगल्स के बारे में पूछेंगे। ठीक है, फिर से कह रहा हूं, क्वेश्चन पढ़ना है, स्टेटमेंट को समझना है, एक सिनेरियो होगा, उसके अकॉर्डिंग में आपको फिर डायग्राम बनाना है, कहीं ना कहीं एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, उस राइट एंगल ट्रायंगल में वो जनरली आपको एक एंगल और एक साइड देंगे और आपको वो बाकी एंगल्स या बाकी साइड्स के बारे में पूछेंगे। तो उस केस में आप अपना सिंपल सा ये अप्रोच कॉस टेन सोचना पड़ेगा कि कौन सा रेशियो लगाएंगे ताकि इसके हेल्प से वो निकल कर आ जाए, ये आपकी सोच होगी और आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, सो मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है इस चैप्टर में? इट्स ऑल अबाउट डायग्राम, बिकॉज वंस यू मेक अ प्रॉपर डायग्राम देन यू जस्ट नीड टू थिंक कि विद द हेल्प ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन हम कौन सा रेशियो यूज करेंगे। अब पूजा का क्वेश्चन है कॉस क्यू और कुछ भी ले सकते हैं, बताओ पूजा कौन सा रेशियो यूज करोगे फिर बताइए। अगर आप AC निकालना चाहते हो तो आप कॉस के अलावा और क्या चीज यूज कर सकते हो? साइन यूज करोगे अगर पूजा, तो साइन क्या होता है? साइन बताओ क्या होता है उसका, साइड्स के टर्म्स में क्या होता है साइन की वैल्यू? बताइए जल्दी। पूजा से पूछा, अंशु का रिस्पॉन्स आ गया, P/H। अब P/H मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब जो 60 डिग्री एंगल है उसके लिए तो हमको खाली बेस पता है ना, तो क्या ये एक स्मार्ट मूव होगा जहां पे हम P/H लगा रहे हैं? सोचो थोड़ा सा। यस सर tan बोलिए। की जगह पे cot भी तो ले सकते थे ना। हाँ, tan की जगह पे cot ले सकते थे। पूजा यहाँ देखिए, अगर हम sin 60 लगा रहे हैं तो sin 60 में आएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब हमको ट्रायंगल में क्या दिया था? ट्रायंगल में हमको बेस दिया था, तो आपके दिमाग में वही सारी प्रॉपर्टीज या वही सिर्फ रेशियोज आपको सोचना है जिसमें बेस हो। हम साइन लगाकर तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे, क्योंकि उस केस में हमको साइन का वैल्यू तो पता है, साइन 60 का वैल्यू तो √3/2 होगा, लेकिन अब ना ही हमको P पता है और ना ही हमको H पता है, तो बोलो कोई फायदा हुआ फिर? क्या आप इस इक्वेशन से P का वैल्यू या H का वैल्यू निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे ना, तो इसीलिए यहाँ पे कॉस पिक किया गया। अब ये साइड में देखो tan लगाया है, tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अब क्योंकि हमको बेस पता था, क्योंकि हमको tan 60 पता था, तभी जाकर ना हम परपेंडिकुलर का वैल्यू निकाल पाए। अगर हमको बेस भी नहीं पता होता तो tan 60 लगा के कोई फायदा होना था हमको? हमें कोई फायदा नहीं होता। तो ये थॉट आपको वहां पे सोचना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में परपेंडिकुलर निकालने के लिए पूछा गया है तो उस केस में हम tan लगा लेंगे, हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि tan एक ऐसा रिलेशन होता है जो परपेंडिकुलर और बेस को रिलेट करता है। tan लगाएंगे या फिर cot लगाएंगे, क्योंकि cot में भी हम बेस और परपेंडिकुलर को यूज करते हैं। ठीक है, और हम क्यों पिक कर रहे हैं? क्योंकि बेस गिवन है, परपेंडिकुलर निकालना था। अगर बेस गिवन है और हाइपोटेनस निकालना था तो या तो हम कॉस यूज करते या हम सेक यूज करते, या तो कॉस यूज करते या फिर सेक यूज करते। बेस गिवन है, हाइपोटेनस निकालना था, तो बेस और हाइपोटेनस का रिलेशन कॉस में आता है या सेक में आता है। अगर हमको परपेंडिकुलर निकालना था तो tan यूज करते या कॉट यूज करते, तो ये सोच आपको वहां पे रखनी पड़ेगी बस।
ठीक है, ये थॉट प्रोसेस रहना चाहिए हम लोगों का। तो अब एक क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है, हाँ, अ सर्कस artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched from the top of a vertical pole। तो जैसे मेरे को वर्टिकल पोल, वर्टिकल वर्ड सुनाई दिया, मैंने एक वर्टिकल पोल ड्रॉ कर लिया, ठीक है, और जो रोप टाई की गई है वो क्वेश्चन पढ़कर ये पता चल रहा है कि कहीं ग्राउंड से पोल के टॉप तक टाई की गई है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पॉइंट जहां से रोप को टाई किया गया है, ये हमारा क्या है, दिस इज आवर पोल, ठीक है, दिस इज आवर पोल। एंड टू कंप्लीट द ट्रायंगल, उस ट्रायंगल को कंप्लीट करने के लिए हमने इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। एंड अब क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़ के पता चल रहा है कि रोप कितने लेंथ की है, रोप है 20 लेंथ की, 20 मीटर की। तो आप बताओ कि अगर मैंने इस ट्रायंगल का नाम दे दिया ABC, तो 20 मीटर किसका वैल्यू है, बताओ इस ट्रायंगल में 20 मीटर किसका वैल्यू है? AC का सर। AC का, सर AC का है। AC का है ना, क्योंकि इस पॉइंट से हम पोल के टॉप तक ये कर रहे थे, तो AC का लेंथ 20 सेंटीमीटर है। अच्छा, ये एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है कितना, 30। तो कौन सा एंगल मार्क करेंगे, एंगल C। लिखा भी हुआ है वैसे, एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड। तो एंगल C हमारा हो गया कितना, 30 डिग्री का, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। हाइट ऑफ द पोल मतलब क्या निकालना है हम लोगों को, AB। निकालना, ठीक है। इस 30 डिग्री के लिए AB किस तरीके, क्या है, परपेंडिकुलर है कि बेस है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर है सर। तो कहने के लिए हमको इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर निकालना है। हाइपोटेन्यूज गिवन है कि नहीं, है सर। ठीक है। यस सर, गिवन तो है। बताइए कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो रिलेट करता है, साइन सर। तो हम लोग इस केस में हमको क्या करना चाहिए, हमको sin 30 यहाँ पे लगाना चाहिए, ठीक है। इस एंगल के लिए हमको साइन, इस एंगल का साइन कैलकुलेट करना चाहिए, तो sin 30 यहाँ पे हो जाएगा AB अपॉन 1। AC। अब sin 30 का वैल्यू होता है हाफ, AB का वैल्यू हमको निकालना है, AC का वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है 20, ठीक है। अब यहाँ पे ये इसको कैंसिल करेगा, 10 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो AB का वैल्यू आ गया 10, खत्म हो गया क्वेश्चन। इज इट क्लियर? यस सर। यस सबको क्लियर है ना, कोई डाउट है, चेक करो सर। ठीक है। सर बोलिए। सर एनसीईआरटी में इस डायग्राम को भी एक्सप्लेन किया है, तो सर एक्सप्लेन करना पड़ेगा हम लोग को। एग्जैक्टली थोड़ा सा करना पड़ेगा। अगर आप किसी भी एग्जाम्पल में कोई भी एक एग्जाम्पल उठा लेते हैं, ठीक है, जैसे आप अल्टीमेटली अपने कॉपी में ऐसे तो ये नहीं बना सकोगे ना कि बना लोगे ये तो नहीं बनेगा, आप ये ट्रायंगल जैसा शेप ही बनाओगे। तो आप देखो कि क्वेश्चन है बस क्या क्या चीजें बताई है, ये देख रहे हो ना, लेट Pn डिनोट द मल्टी, लेट एक्चुअली यहाँ पे स्क्रीन थोड़ा सा टूटा है, लेट PC, हाँ, सो लेट PC डिनोट द मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग। तो आप देखो क्वेश्चन अगर पढ़े हो, इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि इट इज द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो मान लो कि अगर आपने PC को बिल्डिंग माना हुआ है, अगर आपने PC को बिल्डिंग माना हुआ है, तो वहां पे बस आपको एक लाइन लिखना पड़ेगा, लेट PC बी द बिल्डिंग वेयर P इज द टॉप एंड C इज द बॉटम। इसके अलावा बोला है मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है, क्वेश्चन में मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग किसे माना गया है, AB को। अच्छा, AB आपका 8 मीटर वाला बिल्डिंग है। तो देखो उन्होंने मेनली चीज क्या क्या बताई है, उन्होंने बताया कि PQ क्वेश्चन में क्या अज्यूम किया गया है, AB को क्या अज्यूम किया गया है, तो ये दोनों चीजें उन्होंने बता दी।
और फिर बताया कि वी नीड टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। तो आप यहाँ पे लिखोगे गिवन, गिवन में लिख देना कि AB is the 8 meter tall building, AB is 8 meter tall building, PC is the multi-storied building। फिर यहाँ पे लिख देना आप टू फाइंड में लिख देना जो भी क्वेश्चन ने पूछा है, जैसे हाइट पूछा है और डिस्टेंस पूछा है, तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग यहाँ पे हमारा हो गया कितना, PC, और दोनों के बीच का डिस्टेंस है ये वाला, तो PC पूछा है और AC पूछा है, और उसके बाद सॉल्यूशन शुरू कर देना बस। ठीक है, क्लियर है विश्वास? ज्यादा कुछ वो नहीं करना है, कहानी नहीं लिखना है, शॉर्ट में आप उस डायग्राम में किसको पोल मान रहे हो, किसको पर्सन मान रहे हो, किसको बिल्डिंग मान रहे हो, वो चीजों को बस मेंशन करना है, बस खत्म। ये सब नहीं बोलना है कि हमने यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन ड्रॉ किया, यहाँ से हमने लाइन ऑफ साइट ड्रॉ किया, ये सब नहीं बताना पड़ेगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन है आप लोगों के, कोई डाउट है यहाँ तक, आया समझ में क्या टॉपिक? क्योंकि देखो एक ही एक्सरसाइज है इस चैप्टर में। ठीक है, इधर देखोगे तो एक ही एक्सरसाइज है और इसके 16 क्वेश्चन है। ये 16 क्वेश्चन में से ही एक क्वेश्चन जनरली बोर्ड्स में आता है, वो भी लास्ट के 4-5 क्वेश्चन ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फिर टेक इट एज अ होमवर्क, यू गाइस हैव अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम, कोई टेस्ट वगैरह नहीं है, कोशिश करो कि सैटरडे में अपने डाउट्स लेकर आओ इसमें से। ठीक है, 2 से 3 घंटे के अंदर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। एंड व्हाट इज द गुड थिंग, 2 से 3 घंटे के अंदर, इन 2 to 3 hours you can assure your 4 marks। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ एक 4 नंबर, 1 marks 2 marks में भी कुछ आ सकता है, लेकिन एक 4 मार्क का क्वेश्चन आप आराम से फिक्स कर लोगे। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट है ये, और बड़ा स्कोरिंग है, मतलब उस हिसाब से। सैटरडे को जो क्लास होगी वो फिलहाल तो मैंने ऑफलाइन डाला हुआ है, बट हम लोग सेंटर शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो उस केस में हो सकता है कि वो शायद ऑनलाइन हो जाए, तो उसका इंफॉर्मेशन आप लोगों को हम लोग मोस्ट प्रोबेबली फ्राइडे शाम को, कल शाम को, या सैटरडे के सुबह सुबह दे देंगे। ठीक है, क्लियर है गाइस? I'll give you the information। अच्छा क्वेश्चन पूछा राघवेंद्र ने, याद आ गया, but keep this thing in mind, and from next week we are going to increase our maths classes, because अगर आप थोड़ा सा नोटिस करोगे तो अभी हम थोड़ा पीछे चल रहे हैं। लैपटॉप हैंग होने लग गया है। प्रियंका डेफिनेटली, बस अभी मैं जाकर देखूंगा। एक काम कीजिए, दोबारा एक मैसेज बस ड्रॉप कर दीजिए, ठीक है? मिस हो जाता है, एंड लाइक आई एम राइट नाउ टेकिंग क्लासेस इन, हर जगह मैथ्स की क्लास मैं ही ले रहा हूँ, तो फिर इसके कारण मिस हो गया होगा। ठीक है, तो प्लीज एक और मैसेज आप ड्रॉप कर दो, घर जाकर डेफिनेटली सॉल्व कर दूंगा। ओके, देखिए अभी हम लोग ने चैप्टर नंबर 1 क्या क्या खत्म कर लिया है। मतलब देखो, आई एम टारगेटिंग कि ऑन सैटरडे विल बी एबल टू कंप्लीट चैप्टर 9, या फिर अगली क्लास का 15-20 मिनट और लगेगा। ठीक है, तो राइट नाउ आई एक्सपेक्टिंग कि वो जल्दी खत्म, एक मतलब 1.5 घंटे के अंदर वो खत्म हो जाएगा। तो चैप्टर 2 हो गया है, 3 हो गया है, 4 हो गया है, 5 हो गया है, 6 नहीं हुआ है, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हमने आगे का कौन सा चैप्टर किया है? 15 किया है, राइट? तो Yes. बच्चा कौन सा? अभी बच्चा है 1, 6, 10, 11, 12,
13 एंड 14। इसमें से अगर मैं सबसे मुश्किल चैप्टर की बात करूं तो ये सबसे डिफिकल्ट चैप्टर होगा, ठीक है। बट डोंट वरी, वी विल हैंडल इट प्रॉपर्ली। पास्ट ईयर क्वेश्चंस अच्छे से डील कर लेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। इजी चैप्टर अगर देखोगे तो कंस्ट्रक्शन इजी है एक स्कोर करने के लिए, फिर स्टैटिस्टिक्स अगेन इजी है। सरफेस एरिया 9th में अगर कर रखे हो ठीक से तो 9th के कंपैरिजन में ना यहाँ पे खाली 20% एक्स्ट्रा आपको देखना होता है, खाली 20%। 9th में जैसे कि अभी मैं 9th में पढ़ा रहा था तो वहां पे आप वॉल्यूम और सरफेस एरिया डील करते हो। 8 एक्सरसाइजेज है भाई, 4 एक्सरसाइजेज सरफेस एरिया पे और 4 एक्सरसाइजेज वॉल्यूम पे। यहाँ पे क्या होता है ना, आपको ऐसे बता दूं तो 9th से जब 10th में आते हो तो यहाँ का जो वॉल्यूम सरफेस एरिया का जो टॉपिक रहता है, कोई एक फॉर्मूला आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना। फ्रस्टम कोन था 13.4 एक्सरसाइज, वो हटा दिया सिलेबस से, तो बचा हमारे पास सिर्फ 3 एक्सरसाइज। अब ये 3 एक्सरसाइजेस में सिर्फ और सिर्फ जब हम शेप्स को कंबाइन करते हैं उसके ऊपर क्वेश्चन है। मान लो कि हमने 3 क्यूब्स को एक साथ कंबाइन कर दिया या एक बड़ा सा मेटल बॉल को मेल्ट कर दिया, उसके ऊपर ही क्वेश्चन है मेनली, ठीक है। तो चेंजिंग ऑफ शेप के ऊपर बात होगी। तो अगर आप वो कर चुके हो तो यहाँ पे 20% एक्स्ट्रा होगा। चैप्टर नंबर 10 करने के बाद ही हम चैप्टर नंबर 12 पे आएंगे। बट चैप्टर नंबर 12 इज अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इट्स डिफिकल्ट एक्चुअली। इसको मैं डिफिकल्ट में ही रेट करूंगा बिकॉज सर्कल भी डिफिकल्ट है। सर्कल डिफिकल्ट नहीं है, सर्कल के 2 एक्सरसाइज आप 9th के साथ कंपेयर मत करो। क्लास 9th का मैथ्स जानते हो, क्लास 10 से ज्यादा डिफिकल्ट है। क्लास 9 के कंपैरिजन में इजी है ये। 10th का सर्कल्स में 2 एक्सरसाइज है बस, उसमें से भी पहला एक्सरसाइज छोटा है। आप लोग 9th में 6 से 7 थ्योरम्स याद करते थे, यहाँ पे सिर्फ 2 ही थ्योरम है। 2 है कि शायद एक ही है, आई थिंक एक ही है। दूसरा थ्योरम इज जस्ट एन एक्सटेंशन, ठीक है। तो अब I am targeting that by January end तो नहीं, 15 January last, I am targeting कि by 15 January I should be able to cover your syllabus properly. अब मैं ये 3 क्लासेस करके भगाना नहीं चाहता हूं, तो I am going to increase the number of classes, ठीक है। नंबर ऑफ क्लासेस इंक्रीज करूंगा ताकि मैं टाइम उतना ही दूं, टाइम में अपना कोई कम नहीं करना चाहता। एंड आप लोगों से भी सपोर्ट चाहिए होगा क्योंकि आपको भी थोड़ा सा घर पे डेली, अब मतलब ऐसा समझ के चलो कि अब आप डेली कम से कम 2 घंटा मैथ्स करोगे, तब जाकर बहुत अच्छे से मैथ्स कवर हो जाएगा, ठीक है। सो कटिंग द टॉक्स नाउ, होमवर्क, ट्राई टू सॉल्व चैप्टर 9। इट्स नॉट अ डिफिकल्ट चैप्टर, आपने देख लिया है। ट्राई टू सॉल्व एज मच एज पॉसिबल, नो प्रेशर एट ऑल। कोई होमवर्क सबमिट नहीं करना है। आई एम अगेन एक्सपेक्टिंग कि आप लोग अपने एंड से मैक्सिमम क्वेश्चंस करोगे। आई एम नॉट गोइंग टू गिव एनी होमवर्क, ठीक है। प्रेशर मत लो, बट अगेन कोशिश करो मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने का एज मच एज पॉसिबल, ठीक है। मिनिमम 10 क्वेश्चंस तो सबको इतना तो लेकर चलना, मिनिमम 10 क्वेश्चंस तो सबको होने चाहिए आउट ऑफ 16। अगर आपसे 9 से 10 क्वेश्चन हो गए ना उन 16 में से, आप समझ जाओ कि ये चैप्टर आपने कर लिया, क्योंकि बाकी 7-8 क्वेश्चन मैं डिस्कस कर लूंगा क्लास में और टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है। न्यू सेंटर म्युनिसिपल चौक पे बन रहा है, ठीक है। तो गाइज आई एम एंडिंग द सेशन हियर। होमवर्क आपको बता दिया गया है regarding my class on Saturday, whether it will be offline or online, you will get the information by tomorrow evening और Saturday सुबह सुबह तक बता दूंगा। क्लास होगी जरूर, कैंसिल नहीं होगी, ठीक है। कोई क्वेश्चन पूछना है आपको, कुछ पूछना है? कैन वी एंड द सेशन हियर? थैंक यू सर। थैंक यू सर। यू वेलकम, यू वेलकम, बाय बाय। बाय सर। चलिए पढ़ाई करो यार, सब पढ़ाई करो। आई एम वेरी मच मतलब टेंशन होता है आप लोगों के बारे में सोच के, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। ऑनलाइन में अच्छा आइडिया नहीं हो पाता। बाय।